श्री गणेशाय नमः। जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके लिए एक चैनल की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम एजुकेटर अंतेवासी। याद रखिएगा, एजुकेटर अंतेवासी शुरू करने जा रहे हैं। यह विद्यार्थियों के लिए और जो ज्ञान जानना चाहते हैं कि भाई हमको विभिन्न टॉपिक पे, विभिन्न विषयों पे हमको कुछ जानकारी हो तो वो कमेंट करेंगे, तो उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के टॉपिक पे हम इस तरह से जो है बनाते रहेंगे। और बाकी इतिहास का जो एक तरह से कहेंगे बृहद सिलेबस है, उसको जो है उसका जो है प्रयास करेंगे कि पूरी तरह से कोई न कोई जो टॉपिक कोई छूटने न पाए, सब पे जो है बनाया जाए और एक प्रयास किया जाए। वो आप सबके सहयोग से ही संभव है। और दरअसल होता क्या है कि ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं और जो साधन विहीन हैं, उन तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम यही है। जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो बड़ी बड़ी फीसें नहीं चुका सकते, तो एक छोटा सा प्रयास जो है उनके लिए किया जा रहा है। और बाकी जैसा लगेगा आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो शुरू करते हैं जो है। अब चूँकि इसमें है क्या कि विभिन्न टॉपिक जो भी आप विभिन्न विषयों के रहेंगे, जो आपको अच्छा लगेंगे आप उसको कमेंट करेंगे और हम उस पर एक अच्छा से अच्छा जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के इतिहास की जानकारी, पहले हम इतिहास से ही शुरुआत करते हैं। तो इस क्रम में आज इतिहास का पूर्ण अध्ययन करने का प्रयास हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें आप यूपीएससी का, विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोगों का, विभिन्न राज्यों की टीजीटी, पीजीटी तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, इतिहास विषय से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनके बारे में पूरा इस सिलेबस में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चूँकि इतिहास आप लोग सभी जानते हैं, बीता हुआ जो है कल, तो हिस्ट्री यूनानी भाषा का ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। ठीक है, इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। वैसे तो विश्व इतिहास का जो आधुनिक इतिहास है उसके जनक जो है हेरोडोटस को उसका जनक कहा जाता है, चूँकि वो प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं और इतिहास के पिता हेरोडोटस कहे जाते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिना भारत आए ही उन्होंने भारत के बारे में सब कुछ लिख दिया है। अब इतिहास के बारे में थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य को देख लेते हैं। तो महर्षि वेद व्यास ने इतिहास शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जानकारी मिल सके, उसे इतिहास कहते हैं। महर्षि वेद व्यास को विश्व के प्रथम इतिहास लेखक की संज्ञा दी गई है। धर्म अर्थ काम व मोक्ष पुरुषार्थ हैं, तो आप ये चार पुरुषार्थ जो है माने जाते हैं। ठीक है, पुरुषार्थों से अभिप्राय ऐसे विधि विधानों से है जिसका प्रतिपादन प्राचीन मनुष्यों द्वारा मनुष्य के नैतिक उन्नत एवं चरित्रगत विकास के लिए किया गया है। देखिए, पुरुषार्थों का अगर जैसे आज हम देखेंगे कि लूट मार, हत्या, चोरी, डकैती, रेप, तमाम संभावनाएं जो है बढ़ गई हैं और चारों तरफ त्राहिमाम है, तो हमारे जो मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने पुरुषार्थों का जो है पालन किया था कि अगर पुरुषार्थ को मानते हुए व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है तो उससे जो है कम से कम पाप होने की संभावना रहेगी और व्यक्ति जो है सन्मार्ग पे चलेगा। तो धर्म अर्थ काम को सम्मिलित रूप से त्रिवर्ग कहा जाता है। सभी लोगों द्वारा पालन योग्य न होने के कारण मोक्ष को त्रिवर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। ठीक है, तो वो जो है सबके लिए पालन योग्य नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्गों का संघर्ष है। परेटो ने लिखा कि इतिहास कुलीन लोगों की कब्रिस्तान है, और ड्यूरिन ने लिखा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। इसी तरह से जो है ब्रिटेन के बहुत बड़े इतिहासकार हैं E.H. कार, एडवर्ड हॉलेट कार। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। तो इस तरह से जो है उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि इतिहास वह विधा है
जो अतीत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रामाणिक अध्ययन को प्रस्तुत करता है। भारत में स्थित एवं सुसंगठित इतिहास के अध्ययन का प्रारंभ 1861 ईस्वी से माना जाता है। इसी वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य इतिहास से संबंधित सामग्रियों की खोज करना एवं उन्हें संग्रहित करना था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया, इसलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता या जनक कहा जाता है। देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत से लूटा तो बहुत कुछ जो है यहाँ को विकृत भी किया, लेकिन उन्होंने पुरातात्विक जो चीज़ें थी उसका जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया, उसकी खोज की और उसको संरक्षित भी करने का प्रयास किया। हालांकि बहुत सी चीज़ें उठा के ले गए हैं, जैसा कभी हम किसी म्यूज़ियम में जाएं तो वहाँ लिखा रहता है ना कि इसकी प्रदर्शनी के लिए लंदन ले जाया गया है, अमेरिका ले जाया गया है। तमाम विश्व के देशों में प्रदर्शनी के लिए यहाँ के पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उनको ले जाया जाता है, फिर वापस रख दिया जाता है। वैसे भी आप चाहे लंदन या अमेरिका किसी भी जगह पे जाएंगे, जब म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपको भारत से संबंधित तमाम चीज़ें जो विदेशी यहाँ से उठा करके ले गए हैं, चुरा करके ले गए हैं, वो आज भी वहाँ पे जो है संरक्षित हैं और वो अपने पास उनको रखे हैं। तो इस तरह से जो है इसके संरक्षण का काम जो है सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने ही किया। इस विभाग द्वारा संग्रहित सामग्रियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कुछ समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में इसकी स्थापना की गई और इसके प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे और 2023 से इसके जो है अध्यक्ष जो है यदुवीर सिंह रावत हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है और इसकी विज्ञान शाखा जो है आगरा में स्थित है। प्राप्त सामग्रियों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। यह निम्न है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल से अभिप्राय उस काल से है जिसमें न तो लेखन कला का विकास हुआ था और न ही मानव जीवन सभ्य हुआ था। यह काल निरक्षर समाज का इतिहास प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत पाषाण एवं सैंधव पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के साथ साथ दक्षिण भारत की लवकालीन संस्कृतियों का भी जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है अध्ययन किया जाता है लवकालीन बृहद पाषाणिक संस्कृतियों का तो अध्ययन किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। इस काल से अभिप्राय उस काल से है जिसमें लेखन कला का विकास तो हो गया था, लेकिन उनकी लिपि इतनी दुरूह और शब्द इतने अस्पष्ट हैं। दुरूह मतलब बहुत कठिन है उसकी लिपि, तो अस्पष्ट हैं कि उनकी समुचित व्याख्या नहीं हो पाती। इसके अंतर्गत सैंधव सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को रखा गया है। तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। इस काल से अभिप्राय उस काल से है जिसमें लेखन कला का स्पष्ट विकास हो गया और मानव जीवन सभ्य बन गया। इसके अंतर्गत 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक के इतिहास को रखा गया है। उपयुक्त कालों के इतिहास की जानकारी आपको हमेशा जो है इन 3 चीज़ों से जो है मिलती है। तो इसमें जो है आप देखिए तो एक तरह से जो है साहित्य यानी जो साहित्य हम लोगों के यहाँ है, विदेशी विद्वानों के वर्णन और पुरातत्व, इन तीनों चीज़ों से जो है हमको जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो जो साहित्य हैं उसके अंतर्गत वेद, पुराण और विभिन्न प्रकार के विदेशी जो राइटर्स हैं, लेखक हैं उनका, और मध्यकालीन इतिहास लेखक सबसे जो है साहित्य से। उसी तरह से विदेशी विद्वान जो है भारत में प्राचीन काल से आए, चाहे आप मेगस्थनीज को ले लीजिए, चाहे आप जो है वेनसांग को ले लीजिए। तो ऐसे तमाम लोगों विदेशी साहित्य जो विदेशी विद्वानों के विवरण तथा पुरातात्विक जो खोजें हुई उनसे सभी से जो है इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं, शुरू करते हैं वेद से। तो वेद शब्द विद धातु से बना है। विद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है
वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। तो याद रखिएगा, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। वेदों के टीकाकार सायण ने वेद शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेद वह ज्ञान राशि है जो अभिष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करने का दिव्य एवं अलौकिक उपाय बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वेद वे हैं जिनके द्वारा मनुष्य सभ्य सत्य विद्याओं को प्राप्त करता है, जानता है और उन्हें सीख कर विद्वान बनता है। अतः वेद सर्वहितकारी ज्ञान के भंडार हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों को धर्मपरक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इनमें निहित ज्ञान का संबंध धर्म से है। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रखे जाने के कारण वेदों को श्रुति संहिता के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति मतलब सुन करके। वेदों के लिए निगम शब्द का भी प्रयोग हुआ है। निगम का शाब्दिक अर्थ बोधक या सार्थक है। सुसंगत और उत्तम ज्ञान बांटने के कारण वेदों को निगम कहा गया है। वेदों के लिए अपौरुषेय तथा नेति नेति शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित है कि वेदों की सृष्टि पुरुष रूपी यज्ञ से हुई थी। इस ग्रंथ में पुरुष रूपी यज्ञ से वेदों की संख्या 4 बताई गई है। यह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों के पुरोहितों का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। यानी यज्ञ करवाने के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता होती थी। तो सभी वेदों के जो वेदों से जो यज्ञ कराए जाते थे तो उनके जो है अलग अलग पुरोहित थे। तो सारे वेदों के पुरोहित अलग अलग थे। ऋग्वेद के पुरोहित के रूप में होता का, सामवेद के पुरोहित के रूप में उद्गाता का, यजुर्वेद के पुरोहित के रूप में अधर्यु का, अथर्ववेद के पुरोहित के रूप में ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार चारों वेदों एवं उनके पुरोहितों का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि प्रजापति की सहमत से अग्नि ने ऋग्वेद की, सूर्य ने सामवेद की और वायु ने यजुर्वेद की उत्पत्ति की। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान मनु ने भी वेदों की इस दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है और कहा है कि अग्नि ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य उपासना का प्रतीक है और वायु कर्म का प्रतीक है। प्रारंभ में वेद मंत्रों को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रखा गया था, लेकिन जब वेद मंत्र को सुरक्षित रखने वाले शिष्यों का अभाव होने लगा तब उन्हें लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब यह है कि पहले एक गुरु जो है अपने शिष्य को सुनाता था, शिष्य पूरा वेद याद कर लेता था। इसके बाद शिष्य अपने शिष्य को सुनाता था, फिर वो अपने शिष्य को, इस परंपरा के द्वारा, गुरु शिष्य के परंपरा के द्वारा उसको संरक्षित रखा गया। अब जैसे आजकल है कि आप जो है कई पेज लिखवाइए तो देखिए बच्चों में तमाम जो है दिक्कतें आती हैं लिखने में, ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित तमाम समस्याएँ हैं। तो ऐसा क्या है कि शुरू से हम लोग जो है शॉर्टकट लिखना और उसको जल्दबाजी में लिखने का प्रयास करते करते अब इस तरह से हो गया है कि पूछिए मत। जैसे अगर हम ही लोगों को दे दिया जाता है कि भैया प्रश्न ये है तो तुरंत कहेंगे ऑप्शन बताओ, क्योंकि उस तरीके का अगर परीक्षा हो रहा है तो फिर व्यक्ति उसी अनुसार होता है कि ऑप्शन बताइए तब हम बता पाएंगे। तो सेम वही पोजीशन है यहाँ पे भी कि जब ऐसे शिष्यों का अभाव होने लगा कि वो पूरा याद कर सके तब उन्हें हुआ कि भाई इनको संकलित कर लिया जाए, इनको लिपिबद्ध करके संरक्षित कर लिया जाए। तब लेकिन जब वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने वाले शिष्यों का अभाव होने लगा तब उन्हें लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। यह प्रयास 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और वेद मंत्रों को देवनागरी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध कर दिया गया। वेद प्रायः पद्य में रचे गए। पदों में छंद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वेदों में मुख्यतः 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें 7 छंद प्रमुख है। ये है गायत्री छंद, उपर्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद और जगती छंद। प्रत्येक छंद की गणना पाद या चरण के आधार पर होती है। त्रिष्टुप छंद में 11 और जगती में छंद में 12 चरण हैं। शेष छंदों में 8 चरण होते हैं। वेदों में गायत्री छंद सबसे अधिक प्रचलित है। गायत्री के बाद त्रिष्टुप का अधिक प्रयोग हुआ है। इसके बाद जगती छंद का, फिर अनुष्टुप छंद का प्रयोग वेदों में बहुत कम हुआ है। वेद मंत्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा में कोई अंतर न आने पावे, इसके लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों को विकृतियां कहा जाता है। इनमें मंत्र के पदों को घुमा फिराकर अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाता था। विकृतियों की संख्या 8 है। यह हैं जाट पाठ, माला पाठ,
शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ तथा घन पाठ। इनमें घन पाठ जो है सबसे कठिन और बड़ा भी है। तो ये जो है सबसे बड़ा और कठिन है। वेद के उपवेद भी हैं। तो उपवेदों की संख्या 4 है, जो चारों वेदों से संबंधित हैं। अब ये वेद और उपवेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का उपवेद शिल्पवेद है और अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो इस तरह से दोस्तों आज ये हमारा पहला वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो जो है हम बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके हमें सुझाव दीजिएगा। जहाँ जो कोई त्रुटि हो, अभी शुरुआत है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उस पर भी आप जो है थोड़ा हमको अवगत कराइएगा ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमको सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।